अस्सलाम वालेकुम सेकंड ईयर। हाँ जी, आज जो हमारा टॉपिक है वो है एनालाइजिंग डीएनए। ये वैसे तो लॉन्ग के हवाले से इम्पॉर्टेंट हुआ करता था, लेकिन क्योंकि काफ़ी अर्से से इसमें से शॉर्ट ही आ रहे हैं तो मैं आपको शॉर्ट क्वेश्चंस बता दूँ कौन कौन से बनते हैं और कौन से एमसीक्यूज़ के लिए पॉइंट इंपॉर्टेंट है। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, आपकी नॉलेज में इजाफा होगा इसको पढ़ के, ठीक है। लेकिन ये इस वैसे लॉन्ग क्वेश्चन बनता है, लेकिन शॉर्ट भी हम इसमें से जो है वो मैं आपको पॉइंट आउट करवा दूँगी, ठीक है। अच्छा, पहले यह समझ लें कि एनालाइजिंग डीएनए इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि हम डीएनए को एनालाइज करते हैं डिफरेंट जो है वो तरीक़ों से, ठीक है। यहाँ पे जो बताया हुआ है क्या करते हैं कि जो भी डीएनए जिसको हमने एनालाइज करना है, स्टडी करना है, उसको हम जो है ना क्या कहते हैं रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के साथ एक्सपोज कर देते हैं। और जिनोम को देखिए अंडरलाइन में किया हुआ है कि जिनोम को सबसे पहले हम ट्रीट करते हैं विद रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। और आपको पता है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है डीएनए को चॉप करते हैं, तो यहाँ भी करेंगे छोटे छोटे पीसेस में, इसको डिफरेंट पीसेस में डिवाइड कर लेंगे और हमारे पास एक कलेक्शन जो है डिफरेंट साइज़ ऑफ पीसेस की जो है वो आ जाएगी, ठीक है। अब जब डिफरेंट साइज़ के जो पीसेस बनेंगे उसे हम कहते हैं द रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म RFLPs। ये आपको MCQs के में आ जाता है कि इसका मतलब क्या है। RFLPs इसका मतलब है रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म। इसका मतलब ये है कि डिफरेंट साइज़ के जो हमारे पास डीएनए बनते हैं उसको हम RFLPs कहते हैं, ठीक है। जब वो पीसेस हमारे पास आ जाएंगे तो क्लास हम क्या करते हैं, हम उसे करते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या है, ये आप देख रहे हैं, ये जो मशीन यहाँ पे दी हुई है ये एक मशीन होती है जिसमें हम एगरोस जो है वो उसकी जेल रखते हैं, उसकी बेस बनाते हैं। आपने कभी जेली बनाई होगी घर में, ठीक है। जेली जो है आप जिस मोल्ड में डालते हैं उसी मोल्ड में जो है वो वैसी ही बन जाती है। तो इसमें एगरोस एगर एगर जैसे हम कहते हैं मटेरियल होता है, उसको हम उसकी जेल बना के ना उसको इसमें रखते हैं इस मशीन में, तो वो उसी शेप में रेक्टेंगुलर शेप में वो जेल बन जाती है, ठीक है। फिर ये जो मशीन इतना ही सिंपल मशीन है, इसमें इलेक्ट्रोड्स होते हैं, आप देख रहे होंगे नेगेटिव एंड पॉजिटिव। इसमें से हम करंट पास करते हैं, ठीक है। कुछ लिक्विड डालते हैं, करंट पास करते हैं। और जो डीएनए जो हमें डिफरेंट साइज़ के डीएनए लिए होते हैं ना, तो यहाँ पे छोटी छोटी पॉकेट्स बनी होती है, आपको नज़र आ रही होंगी रेड कलर की। उसमें हम थोड़े से सुराख करके, ठीक है, उसमें वो हम डिफरेंट जो साइज़ ऑफ डीएनए होते हैं, सैंपल होते हैं, वो यहाँ पे ले लेते हैं। जब हम यहाँ पे डीएनए डाल देंगे, ठीक है, फिर इसको हम कनेक्ट करेंगे इलेक्ट्रिक करंट के साथ और इससे हम कहेंगे क्या हो गए, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस हो जाएगी, ठीक है। तो डीएनए जो है वो मूव करेगा इस जेल के ऊपर। जब मूव करेगा तो ख़ास जो है एक पैटर्न बनेगा, उसके बैंड्स बन जाएंगे और बैंड जो बनेंगे इसके साइज़ के अकॉर्डिंग बैंड बनेंगे, ठीक है। जो बड़े होंगे बैंड्स, अरे बात है, वो जो पीछे जो हैवी मॉलिक्यूल्स होंगे फिर पीछे रह जाएंगे या बड़े बैंड बनेंगे फ्यूज जाएंगे, और जो लाइट साइज़ के होंगे, कम साइज़ के होंगे, वो जो है वो कम जो है वो नुमाया होंगे, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं कि हम एक रखते हैं शीट, मेम्ब्रेन रखते हैं। मेम्ब्रेन रखने के बाद उसमें हम डालते हैं एक रेडियो एक्टिव मटीरियल या प्रोब आप कह लें, और वो डालने के बाद उसको हम करते हैं, उसका एक्सरे लेते हैं। तो क्या हमने रेडियो एक्टिव मटीरियल डाला है, तो जैसे जैसे बैंड्स बनेंगे ना डीएनए के जेल के ऊपर, वो पूरी एक कॉपी जो है ना हमें उस मेम्ब्रेन के ऊपर आ जाती है। तो ये देखिए, आप देख रहे हैं बैंड्स बने हुए फिल्म के ऊपर, देख रहे हैं आप, ये हमारे पास ये रेडियो ऑटोग्राफ जो है वो आ गया, या ऑटो रेडियोग्राफ जो हमारे पास आ गया है। ये बिल्कुल वही सैंपल जो जेल पे बना है ना, वो सारा का सारा इस पर कॉपी हो गया। जैसे एक्सरे हम बोन्स वगैरह के लेते ना, समझ लें इसका हमने एक्सरे ले लिया। अब ये इसको हम कहते हैं डीएनए एनालाइजिंग। इस सारे प्रोसेसों के हमने डीएनए को डिफरेंट फ्रेगमेंट्स में तोड़ा, हमने उसकी जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की और एंड में उसका हमने ले लिया एक्सरे। इससे हम क्या करते हैं, एनालाइजिंग डीएनए। अब इसका हमें फ़ायदा क्या है, जो इतना प्रोसेस हमने किया है, हमें क्या इसका फ़ायदा है, इससे हम जो है बहुत से केसेस जो हैं वो सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। हम कंपेयर कर सकते हैं चाइल्ड और पेरेंट्स के डीएनए को। देखिए ये जो आपका पहले जो फिगर दी हुई है ना, यहाँ पे एक लिया हुआ है M फॉर मदर, C फॉर चाइल्ड, F फॉर फादर, ठीक है। ये देखिए इनके बैंड्स जो सबके अलग अलग डीएनए के लिए कंपेयर किए हुए हैं। आप देख लें कि चाइल्ड का बीच में होगा, चाइल्ड को बैंड्स फादर की तरफ से मिले हैं, मदर की तरफ से मिले हैं, कुछ उसके यूनिक होंगे। आप ये देखिए पहला जो है मदर की तरफ से मिला है, दूसरा फादर की तरफ से मिला है। फिर आप देखें ये जो बैंड है फिर मदर की तरफ से, और ये दो फादर की तरफ से, फिर फादर की तरफ से। ये नहीं कि इन्होंने एरो लगाए हुए हैं,
ये हम कंपेयर कर सकते हैं। तो ज़ाहिर बात है चाइल्ड का जो डीएनए होगा वो फीमेल वाला कुछ उसके अपने यूनिक है, बाकी जो है उसके मदर से लिए हुए या फिर फादर से लिए हुए। अब जो हम नेक्स्ट केस देख रहे हैं ना, यहाँ पे डिस्प्यूटेड पेरेंटहुड का केस है। अक्सर क्या होता है हॉस्पिटल्स में बच्चे मिक्स जाते हैं तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पे वही एक उन्होंने केस बताया हुआ है कि एक बच्चा है, उसके जो है दो जो हैं वो पर्सन जो क्लेम कर रहे हैं कि वी आर हिज फादर, ठीक है। तो उसको हम किस तरह सॉल्व करेंगे उस मैटर को कि हम डीएनए एनालाइज करेंगे, मदर का भी लेंगे, चाइल्ड का भी लेंगे, और जो दो पर्सन जो क्लेम कर रहे हैं उस बच्चे का जो है फादर होने का, दोनों का हम डीएनए लेंगे। अब देखिए मैंने ये एरोस बने, मैंने आपको सहूलत के लिए टिक भी किया हुआ है। ये मदर के हैं, चाइल्ड के, और ये F1 F2 फादर 1 एंड फादर 2, ठीक है। देखिए टिक जो है वो F2 के साथ जो है वो हो रहा है, ठीक है। फिर आप देखें दोबारा एरोस बने हुए हैं, ये इस जो है इस प्लेस में यहाँ पे क्या कहते हैं सेकंड दो एरोस साथ बने हुए हैं, ये भी F2 के साथ मिल रहा है। F1 में बीच मैंने क्रॉस लगाया हुआ है, नजर आ रहा है आपको, ठीक है। इसका मतलब F1 से नहीं मिल रहा। तो अगर आप गौर करें तो F2 से ज़्यादा चाइल्ड के जो है वो मिल रहे हैं बैंड्स बनिस्बत F1 के। इसका मतलब क्या हुआ कि जो फादर है वो कौन सा है, F2 जो ओरिजिनल फादर है, F1 जो है वो फादर उस बच्चे का नहीं है। इस तरह यहाँ पे एक और केस भी डिस्कस किया हुआ उन्होंने। इसमें बताया हुआ जी कि एक औरत का जो है मर्डर हो गया है, ठीक है। और औरत ने उसका मर्डर होने से पहले उसने क्या किया है, जो क्रिमिनल था ना उसका जो है फेस स्क्रैच कर लिए, और उसके नेल्स में ना उसका स्किन और ब्लड आ गया। अब हमें पता नहीं एग्जैक्टली कौन जो है मर्डरर है, किसने खून किया। तो हमारे पास 3 सस्पेक्टेड जो है ना पर्सनस हैं, 1 2 एंड 3, ठीक है। तो हम तीनों की क्या कर लेंगे, डीएनए को एनालाइज कर लेंगे। एक हमने विक्टिम जो औरत जो मरी है, ठीक है, जिसका मर्डर हुआ है उसका ब्लड लिया है, ये कहीं के उसके हाथों में उसका ब्लड तो नहीं, वो भी हम देखेंगे। फिर हमें जो स्पेसिमेन मिला है उसका हमने जो है एनालाइज किया, बैंड लिया है, और जिन पे 3 लोगों पे शक था तो उनका हमने जो है वो ले लिया, ठीक है। तो क्लास अगर आप गौर करेंगे ना, सारा आप मिलाएंगे बैंड्स, बुक देखेंगे, तो आप देखेंगे कि जो 1 वाला है ना ही इज़ द क्रिमिनल, बाकी 2 और 3 जो है वो जो है वो इनोसेंट है, वो क्रिमिनल नहीं है। तो अक्सर आपने प्रोग्राम वगैरह देखा और टीवी पे इस तरह जो प्रोग्राम दिखाती हैं क्रिमिनल स्टोरीज़ पे जो मुश्तमिल होते हैं, उससे भी कहते हैं जी कि हम डीएनए से पता लगाएंगे, डीएनए से हम करेंगे, फोरेंसिक लैब में भेजते हैं। फोरेंसिक का मतलब ही ये होता है कि वो डीएनए एनालाइज करते हैं, इस किस्म की एक्टिविटीज़ जो हैं वो उसमें होती है। तो इससे हम जो है बहुत से क्रिमिनल मैटर्स भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। डिस्प्यूटेड पेरेंटहुड का मसला भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ये सारे जो हैं हम केसेस जो हैं वो सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, और क्लास एट द एंड जो है ना ऑन पेज नंबर 209, ये जो पैराग्राफ है ना लास्ट वाला, इसमें आप देंगे एप्लीकेशंस, पीसीआर की भी डीएनए एनालाइजिंग की हुई। ये शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से इंपॉर्टेंट है, ये आप देख लीजिएगा, ठीक है। इसमें एक तो दिया है कि हम वायरल इन्फेक्शन डायग्नोज कर सकते हैं। आपको बताया था मैंने कल कि जैसे हेपेटाइटिस के लिए भी हम पीसीआर टेस्ट करवाते हैं, ठीक है, कैंसर के लिए भी करवाते हैं। उसके अलावा जो है फोरेंसिक लैब में हम यूज़ करते हैं टू फाइंड आउट या आइडेंटिफाई द क्रिमिनल्स, ठीक है। उसके अलावा एवोल्यूशनरी हिस्ट्री को पढ़ने के लिए भी हम कर सकते हैं। जैसे मम्मीज़ अभी तक डिस्कवर हो रही है, अभी तक मम्मीज़ जो हैं वो क्या कहते हैं वो खोल खोल के देख रहे हैं, तो उनमें से उनके ब्रेन का जो भी डीएनए मौजूद, उन्होंने तो प्रिजर्व की हुई है ना, जो हमें मिलता है डीएनए, जहाँ से भी हमें डीएनए मिलता है हम वो लेके उसका पीसीआर करके एनालाइज कर सकते हैं कि क्या उसमें तब के इंसानों में और आज के इंसान में क्या फ़र्क है। ये सारा कुछ हम कंपेयर जो है वो कर सकते हैं। तो दीज आर द एप्लीकेशंस। एक तो ये शॉर्ट के हवाले से इंपॉर्टेंट है। सेकंड जो केसेस आपको बताए मैंने, केसेस ऊपर दिए भी हुए हैं, ये 1 2 एंड 3, ये आपको केसेस जो है वो आ सकते हैं कि जी आप इसको बताएं कल्प्रिट कौन है। तो ये आपने एक दफ़ा अच्छी तरह स्टडी कर लें, रीड कर लें। टॉपिक इंटरेस्टिंग है लेकिन ज़रा शॉर्ट और इसमें से लॉन्ग जो MCQ कम ही बन रहे हैं। कुछ पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए। इसके अलावा आपको कुछ समझ ना आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।